स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रीयूजेबल रॉकेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, यानी कि इंजन्स के बारे में। तो यहाँ पे समझते हैं कि हमारा ज़रूरत क्या है। आपको बहुत डिज़ाइन मिलेंगे और अब ऐसा हो गया है कि लोग को समझ में आ गया शांति से रीयूजेबल रॉकेट ही बनाना है। तो इंजन्स के रिक्वायरमेंट क्या होता है, इंजन कोर है तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है। पहला डीप थ्रॉटल होना चाहिए, यानी कि जनरली एक रॉकेट इंजन जो आप देखेंगे ये जनरली पुराने टाइम में ऐसा बनाया जाता है, चालू किए थोड़ा सा थ्रॉटल किए मैक्स क्यू में आने जाने के लिए और काम खत्म। वो फुल फोर्स पे ही चलता रहा, जनरली 100% थ्रॉटल पे चलता है और मैक्स क्यू के दरमियान थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। तो वैसे काम नहीं चलेगा। रीयूजेबल रॉकेट के लिए अभी तक का कोर लॉजिक ये है कि आपका इंजन में बहुत कंट्रोल होना चाहिए ताकि आप उसको लैंड करा सके या गाइड भी कर सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं पैराशूट से लैंड कर दूंगा, लेकिन उसकी ट्रजेक्टरी इंजन पे ही ना डिपेंड करेगी। इंजन कहाँ फायर कर रहा है, कैसे फायर कर रहा है, कैसे स्लो डाउन कर रहा है। तो इसीलिए थ्रॉटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और थ्रॉटल उतना सिंपल चीज़ नहीं होता कि थ्रॉटल टर्बो पंप को कंट्रोल करता है और टर्बो पंप इंजन को कंट्रोल करता है। और फीडबैक लूप का बहुत गंदा रिस्क होने के चलते आप ज़्यादा होशियारी करेंगे इंजन सीधे बंद हो जाएगा। तो ये इंजीनियरिंग में करनी पड़ती है कि बैठ के कि नहीं हमारा इंजन कम पावर तक चल सके। तो जनरली आपको 100 to 90 आराम से मिलेगा, 100 to 70 थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और 100 to 30 अगर आप आ रहे हैं 30% से 100%, तब आप बहुत डीप थ्रॉटल रेंज है, मतलब अब आपके रॉकेट इंजन में थ्रॉटल की कमी नहीं होने वाली। दूसरा, जनरली ये सारे लिक्विड प्रोपेलेंट ही चल सकते हैं, ना हाइब्रिड चलाया जा सकता है ना सॉलिड, क्योंकि ये सब में कंज्यूमेबल क्वांटिटी जो है, मतलब कि खत्म जो हो रहा है वो अलग चीज़ है। जैसे कि सॉलिड बूस्टर केस में नासा सॉलिड बूस्टर को रीयूज़ करता था, लेकिन पूरा का पूरा पाइप जब खत्म हो जाता था तो उसको खोद के फिर से उसके अंदर ये करना पड़ता है। ऐसा नहीं था आया टंकी में फिल कर दिए, इसीलिए नहीं चल सकता। हाइब्रिड के साथ भी वही होगा, ठीक है आपका प्रोपेलेंट जैसे मान लीजिए लिक्विड ऑक्सीडाइजर रखा जाता है, तो आपका जो फ्यूल ग्रेन है वो पूरा का पूरा बदलना पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी गए फ्यूल टैंक में बस फ्यूल भर लिया। तो इसीलिए लिक्विड प्रोपेलेंट कंपलसरी होता है। फिर मल्टीपल रीइग्निशन पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ओल्ड रशियन सिस्टम जो अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब में रीइग्निशन की कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि एक बार इंजन चालू कर दिए वो चालू हो गया, वो बंद नहीं किया जा सकता, और अगर बंद कर दिया तो दोबारा चालू नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इंजन को रीइग्नाइट आप नहीं कर सकते, बात है कि उसमें खुद का इग्निशन सिस्टम नहीं होता। और मतलब कई बार से लोग सोच रहे हैं रीयूजेबल रॉकेट बनाएंगे, तो उसमें एक चीज़ होता है कि रॉकेट चूंकि 100% पावर पे चल रहा है, हर टाइम चल रहा है, तो उसका टर्न अराउंड टाइम, यानी कि आया इंजन आपके पास, गया एक मिशन किया, फिर आया आपके पास, तो उसको कितना टाइम लगेगा रिफर्बिश करने को। कभी भी ऐसा तो नहीं होने वाला कि गया और उसका आया और फिर से उसको लॉन्च करता है, ऐसा तो नहीं होने वाला। चाहे कितना भी एडवांस हो जाए, जनरली इसको एक बार तो चेक किया जाएगा। तो वो टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आ गया अब उसको 1 महीना 2 महीना लगाओ कि रिफर्बिश करने में। तो क्विक टर्न अराउंड टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होता है। तो ये सारे चीज़ों को मिला के ये सब आपका कोर रिक्वायरमेंट है, और मेन जो रॉकेट होता है वो तो होता ही है। और ये भी आपको समझना होगा, रॉकेट इंजन जनरली अपना 100% देता है जब मतलब वो ऊपर जा रहा रहता है। इसीलिए मतलब F1 का इंजन आप देखेंगे तो F1 का इंजन भी इसी टाइप का लॉजिक पे चलता है कि 100%, मतलब जितना वो पावर दे सकता है वो देता ही रहेगा। साइड इफेक्ट वो सब इंजन बहुत जल्दी स्वाहा हो जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहला इंजन जो ये काम अच्छे से लार्ज स्केल पे सक्सेसफुल कर पाया, RS-25, यानी कि स्पेस शटल का मेन इंजन। यही वापस आता था धरती में और इसे पूरा रीयूज़ किया जाता था, और ये सक्सेसफुल सिस्टम रहा। इंजन में कोई दिक्कत नहीं आई। इंजन था लिक्विड ऑक्सीजन पे चलने वाला और लिक्विड हाइड्रोजन पे चलने वाला, यानी कि सबसे क्लीन इंजन ये अभी तक का बनाया हुआ। यानी कि इसका आउटपुट था वाटर वेपर, और दूसरा क्योंकि ये वाटर वेपर है, उससे क्या किया जाता है स्टीम क्लीनिंग, मतलब इंजन साफ हो जाता था चलाते चलाते, मतलब एकदम स्टीम क्लीन हो जाता था। तो ये काफ़ी क्लीन था, इसीलिए एक सुट का प्रॉब्लम नहीं होने के चलते, हाइड्रोजन का क्लीनिनेस के चलते, पूरा सिंप्लिसिटी का हिसाब लगा के ये इंजन काफ़ी आराम से रीयूज़ किया जा सकता था। और स्पेस शटल में वही किया गया। मेन था स्पेस शटल के बाकी सारी चीज़ लटक गए, तो इसलिए ये डिज़ाइन को मतलब समझिए लटका दिया गया, और इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा SLS में, क्योंकि ये इंजन बहुत अच्छा इंजन है। मतलब अगर समझिए नासा का कोई अगर इंजन है जो उन्होंने बनाया जो बहुत बम बम है, वो होगा एक तो सैटर्न 5 का इंजन, और दूसरा ये इंजन होगा सैटर्न 5 का F1 इंजन। बहुत भयानक था, और ये क्लोज साइकिल है, यानी एग्जॉस्ट पोर्ट नहीं है, जो कि आप समझिए सैटर्न वाले में भी एग्जॉस्ट थे, इसमें क्लोज साइकिल है। कोई भी मतलब जो गैस जनरेटर है उसका एग्जॉस्ट वापस से चेंबर में जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। प्लस इसमें इलेक्ट्रिकल इग्निशन है, यानी कि इसको कोई थर्ड प्रोपेलेंट नहीं चाहिए, नीचे से माचिस लगाने की जरूरत नहीं है जो रशियन वाले में बन रहा है, ये इलेक्ट्रिकली स्टार्ट किया जा सकता है। तो RS-25 ये हुआ।
अब बात करते हैं BE4। ये थोड़ा सा सीक्रेटली डेवलप किया जा रहा है, तो इसका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसको चलाया जाएगा लिक्विड ऑक्सीजन पे। ऑलमोस्ट सारे रॉकेट लिक्विड ऑक्सीजन पे चलते हैं, और इसे लिक्विड मीथेन पे इस्तेमाल करें, जैसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस कह सकते हैं, यानी कि LNG। जैसे आप जो CNG देखते हैं वो कंप्रेस्ड मीथेन होता है, LNG समझिए लिक्विफाइड होता है, तो उसी को चलाया जाएगा। ये आप फिल्टर कर सकते हैं, बिना फिल्टर करेंगे तो भी आपको ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलेगा। ये भी क्लोज साइकिल है, यानी कि एग्जॉस्ट नहीं बाहर छोड़ेगा। इसमें भी इलेक्ट्रिकल इग्निशन है, और इसका मेन थ्योरम ये है कि इसका एक शाफ्ट पे सारी चीज़ लगाया गया है। बेनिफिट सिंपल हो जाता है, साइड इफेक्ट सील जो है, मतलब आपका हॉट ऑक्सीजन, हॉट हाइड्रो ये हॉट मीथेन, ये सब एक ही जगह पे है। अगर आपका सील फेल हुआ, ये बूम हो जाएगा, तो सील का आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इस इंजन को चूज़ करने पे एक मेन बात है कि ब्लू ओरिजिन का डिज़ाइन गोल जो है कि वो करना क्या चाहते हैं, कैसे अचीव करना चाहते हैं, वो ये है कि ये 100 बार रीयूज़ हो सके। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये समझ लीजिए मर्लिन जो अभी स्पेस एक्स इस्तेमाल कर रहा है, वो 10 बार में रो देता है, 10 भी नहीं पूरा कर पाता है, तो ये 100 तक जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इनका डिज़ाइन गोल है। अभी तक ये लोग ऑर्बिट पे नहीं भेजे हैं, तो जब ऑर्बिट पे भेजेंगे तभी इनका बात सच साबित होगा या झूठ साबित होगा। अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन ही समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक ऑर्बिटल नहीं हुआ है इसके कारण। अब बात करते हैं मर्लिन का। तो मर्लिन समझिए फर्स्ट कमर्शियल रियूजेबल इंजन था, यानी कि इसका इस्तेमाल करके एक कंपनी बनी, इसका इस्तेमाल करके वो कंपनी सक्सेसफुल हुई, और इसका इस्तेमाल करके काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो ये एक कमर्शियली सक्सेसफुल सिस्टम रहा। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और रिफाइंड केरोसिन, यानी कि RP1 इस्तेमाल किया जाता था। अब RP1 इस्तेमाल करते थे, उसका प्रॉब्लम होता था कि इसको ओपन साइकिल करना पड़ा, क्योंकि वो सूटी आउटपुट जो है वापस इंजन में डालना बहुत फजीयत पड़ता था, और इसलिए सीधे बाहर छोड़ देते थे। और इसका साइड इफेक्ट होता था कि ये जो इतना सूटी आउटपुट क्रिएट करता था कि ये 10 बार के अंदर स्वाहा हो ही जाएगा, मतलब इंजन इतना मतलब अंदर से गंदा हो जाएगा कि उसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हिसाब बनाया गया था कि अगर 2-3 बार भी रीयूज़ कर लेते तो प्रॉफिटेबल है, और 4-5 बार कर लिया तो बम बम हो जाएगा। 10 तक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब इंजन अंदर से डैमेज हो चुका रहेगा तब तक, क्योंकि पता है इंजन हमेशा फुल फोर्स पे चल रहा है। तो ओपन साइकिल होने के चलते एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, और जो सबसे बड़ा फजीयत वाला चीज़ था इनको ये T-टैब इस्तेमाल करते थे, यानी कि एक पायरोगैलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता था इग्नाइट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था बस बैटरी टर टर करके आप इसको चालू कर लें। वो फ्लूइड खत्म हो गया, जो कि कई बार हो चुका है लैंडिंग के दरमियान आ रहे इग्निशन वाला फ्लूइड खत्म हो गया, रॉकेट इग्नाइट ही नहीं हुआ और सीधे क्रैश कर गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए आप फाल्कन 9 का या फाल्कन हैवी का लॉन्च देखेंगे, अगर रीयूज्ड पार्ट्स हैं आपको दिखेगा, वो क्या उसका कलर वाइट से काला क्यों होते जा रहा है, वो वही है सूटी आउटपुट की रोशनी का इस्तेमाल है। लेकिन हज़ार प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल सिस्टम रहा, जो कि बहुत कम रॉकेट कह सकते हैं। और ये पहला रियूजेबल रॉकेट का सिस्टम बना कि एज ए रॉकेट के हिसाब से लैंड कर रहा है, शटल वाला नहीं, क्योंकि शटल विंग का इस्तेमाल करके लैंड करता था, ये इंजन का इस्तेमाल करके लैंड करता था। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब माइलस्टोन बना पूरी दुनिया में, रॉकेट की दुनिया में। अब बात करते हैं मर्लिन के बड़े भाई के बारे में, यानी कि रैप्टर के बारे में। तो रैप्टर को बनाया जा रहा है लिक्विड ऑक्सीजन में, जो कि बोला ऑलमोस्ट सब रॉकेट होता है, लिक्विड मीथेन जैसे कि ब्लू ओरिजिन वाला है। हिसाब यह है कि ये भी क्लोज साइकिल होगा, ताकि वो गलती नहीं हो इफिशिएंसी लॉस वाला, जो कि मर्लिन में होता था। और इसमें इलेक्ट्रिकल इग्नाइटर डाला जा रहा है, यानी टॉर्च सिस्टम समझ लीजिए है, ताकि कुछ भी हो जाने पे ये इंजन को 1000 बार रीइग्निशन का सिस्टम दे सकेंगे। भैया इग्नाइट करो, कुछ खत्म नहीं हुआ, जब तक बैटरी रहेगी तब तक कर सकते हैं। तो ये कर रहे हैं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंजन है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में बम बम कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है, इतना कॉम्प्लेक्स होने के कारण इनका डिज़ाइन एम 50 है, जबकि BE4 को 100 का एम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा एडवांस है डेवलपमेंट में, क्योंकि ये हॉप टेस्ट तक पहुंच चुका है। तो ये एक्चुअली है कि हम बन रहे हैं, हम ऑर्बिट को छू लेंगे। और ब्लू ओरिजिन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत स्पीड पे नहीं चल रहा है, तो चांसेस कम है कि वो बहुत और मतलब यही पहले शायद ऑर्बिट पहुंच जाए। तो है इसमें साइड में। तो बोलेंगे स्पेसएक्स ऐसा कर क्यों रहा है, जब वो लोग सिंपल इंजन बना के इतना सक्सेसफुल हो गए, तो इतना फजीयत वाला इंजन क्यों बना रहे हैं। ये भयानक हाई पावर टू वेट रेशियो चल रहा है, यानी कि इसमें कितना ऊंफ है, ये मतलब मान लीजिए 10 टन का है, तो ये 127 टन का पुश पावर क्रिएट कर पाता है। तो इससे मतलब क्या होता है, इससे मतलब बनता है कि अगर ये इंजन से बड़ा रॉकेट बनाएंगे तो बहुत कम इंजन लगेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे मान लीजिए आप बड़े बड़े रॉकेट लगाना चाहेंगे, तो या तो को बहुत पागल साइज का इंजन बनाना पड़ेगा, जैसे F1 इंजन जो था, जो कि बहुत महंगा, बहुत फजीला, मतलब सिर्फ उसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से वो आइडिया अच्छा नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कि एक छोटा बनाओ और उसको खूब सारा लगाओ, इसीलिए फाल्कन 9 में 9 इंजन है। तो हिसाब वही बना कि रैप्टर वैसा ही बनाएंगे, छोटा और पावरफुल बनाएंगे, लेकिन खूब सारा बनाएंगे। तो खूब सारा बनाने का फिर एक दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा फेलियर पॉइंट आ जाएगा। तो इसी कारण से ये मतलब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सिस्टम के पीछे भाग रहे थे कि हाई पावर टू वेट रेशियो, इसीलिए इसका चेंबर प्रेशर बहुत भयानक है। इसको डिज़ाइन करने में एक ही था कि कम से कम वजन में ज़्यादा से ज़्यादा
ऊम्फ आ सके। तो ये है राफ्टर, और ये चारों को मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये सब में कुछ है, कुछ नुकसान है, कुछ फ़ायदा है, कुछ प्रॉफिटेबल है, कुछ लॉस है, क्योंकि ये समझिए बहुत कॉम्प्लेक्स दुनिया है। रॉकेट साइंस एक कॉम्प्लेक्स साइंस है। ऐसे कई बार मैं ऐसे लोगों को सुना था, इसमें ये क्यों नहीं कर लेते, उसमें वो क्यों नहीं कर ले, ऐसे नहीं चलता है यार, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए ये चारों का मैंने आपको आइडिया दे दिया ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिले कि रियूजेबल रॉकेट के लिए चाहिए क्या। कि कई बार लोग आता नासा क्यों नहीं कर लेता, या इसरो क्यों नहीं कर लेता, भाई इंजन चाहिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रीयूजेबल रॉकेट इंजन्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, आपको समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखकर, मैं हर कमेंट से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।